हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। और हम लोग थोड़ा सिलेबस को समझें। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस पर एक नज़र डालें। तो अगर एनसीईआरटी हम लोग उठाकर देखें तो एनसीईआरटी में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कर कर दो सेपरेट चैप्टर नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक चैप्टर दिया हुआ है, कौन सा? इक्विलिब्रियम। और उसी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में दो पार्ट है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का, दूसरा कौन सा? आयनिक इक्विलिब्रियम का। हम लोग यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर, दो अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हो रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हम लोग स्टडी करते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अब समझिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो। अगर मैं कोई सिंपल रिएक्शन बोलूं कि अमोनिया ये डिकम्पोज कर कर हाइड्रोजन और क्या बना रहा है? नाइट्रोजन, बैलेंस कर देते हैं। तो क्या ये रिएक्शन 100% फॉरवर्ड में चला जाएगा या पार्शियली डिकम्पोज करेगा? अगर अमोनिया पूरा का पूरा डिकम्पोज कर गया तो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना परसेंट हो गया? 100%। लेकिन बोले कि नहीं, अमोनिया जितना लिए थे 100% डिकम्पोज नहीं किया, पार्शियली डिकम्पोज किया, तब इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 100 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, कितने एक्सटेंट तक हो रहा है। अगर 100% हो गया तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, 100% नहीं हुआ, पार्सली हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा हम लोग का? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर बोला जाए तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए अभी तक जो बातें हम लोग सुने हैं, सीखे हैं, उसको रिकॉल करते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। इसके साथ साथ हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कौन से फैक्टर्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या किया जाए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन में कैसे चेंजेस करें कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा चला जाए, या क्या चेंजेस करें कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा चला जाए। तो ये कौन से फैक्टर्स एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन। This chapter deals with the extent of reaction and factors affecting it। चलिए बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, chemical reactions are of two types. Chemical reactions are of two types. First,
रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए सबसे पहले आप लोग इसको उतारिए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं इक्विलिब्रियम कहा किसे जाता है और ये इक्विलिब्रियम कितने टाइप का मिलेगा। अभी हम लोग ये समझे कि इस चैप्टर में हम लोग स्टडी क्या करने जा रहे हैं, स्टडी क्या करने जा रहे हैं वो समझने के बाद अब इक्विलिब्रियम किसे बोला जाता है और इक्विलिब्रियम कितने टाइप का मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम वर्ड पर ही ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम वर्ड पर ही ध्यान दीजिए। यहां पर ये दो पार्ट में इसको बांट दीजिए, एक हो गया इक्वी, दूसरा हो गया लिब्रियम। तो ये बताइए इक्वी वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वी वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो हमेशा ध्यान में रखिए जब भी कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर हो तो तुरंत समझिए समथिंग इज इक्वल। तो इक्विलिब्रियम हम लोग तभी बोलते हैं जब समथिंग इज इक्वल, कुछ ना कुछ क्या है, इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम बहुत टाइप के मिलेंगे, कई टाइप के मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे। एक हम लोग का होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर दो सिस्टम बोला जाए कि आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं तो इसका मतलब उन दोनों का टेम्परेचर बराबर है, समथिंग इज इक्वल। इक्विलिब्रियम जब भी आ जाए तुरंत समझिए कुछ ना कुछ इक्वल होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हम लोग का इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। चलिए दूसरा इक्विलिब्रियम का टाइप मैं बताता हूं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिगर से अगर समझाया जाए, इस कंटेनर को दो पार्ट में पिस्टन से हम लोग क्या कर रखे हैं, बांट रखे हैं दो पार्ट में। इसमें बोला जाए ऑक्सीजन गैस है, इसमें बोला जाए CO2 गैस है। अगर दोनों गैस का प्रेशर बराबर है तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर है। अगर दोनों गैस का टेम्परेचर बराबर है तो बोलेंगे कि दोनों गैस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम वर्ड जब भी आ जाए तुरंत समझिए वहां पर समथिंग इज इक्वल, कुछ ना कुछ इक्वल होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज इक्वल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल। लेकिन हम लोग यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या इक्वल होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम लोग सिंबल में RF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R सिंबल हो गया रेट का और F हो गया किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए। तो एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको हम लोग RB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R सिंबल रेट का, B फॉर बैकवर्ड, दैट इज सिंबल में लिखा जाए तो रेट फॉरवर्ड का इक्वल टू रेट बैकवर्ड का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए।
केमिकल इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, ये दोनों तरफ का रेट क्या होता है, बराबर होता है। और अगर दोनों तरफ का रेट बराबर हो जाए तब क्या होगा, तो एक एग्जांपल से समझिए। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिया जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 से हम लोग का हाइड्रोजन गैस और ये आयोडीन गैस। ध्यान दीजिए, ये है फॉरवर्ड का रेट, ये फॉरवर्ड का रेट और ये है बैकवर्ड का रेट। अगर दोनों तरफ का रेट बराबर हो जाए तब क्या होगा, समझिएगा। फॉरवर्ड के रेट से, इस रेट से हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन और आयोडीन बनेंगे, और बैकवर्ड के रेट से हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों तरफ का रेट बराबर है, तो फॉरवर्ड से हाइड्रोजन आयोडाइड जितना रिएक्ट करेगा, बैकवर्ड से वापस उतना बन जाएगा। मतलब भाई हाइड्रोजन आयोडाइड जितना रिएक्ट कर गया, वापस उतना बन गया, मतलब उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे यहां आइए, प्रोडक्ट में आइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन से हाइड्रोजन और आयोडीन बनेगा, प्रोड्यूस होगा, और बैकवर्ड से रिएक्ट कर जाएगा, दोनों तरफ का रेट बराबर है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से हाइड्रोजन और आयोडीन जितना प्रोड्यूस होगा, बैकवर्ड से वापस उतना क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो हाइड्रोजन और आयोडीन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ एवरी स्पेसीज, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, सारे स्पेसीज का अमाउंट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में दो बातें ध्यान में रखना है हम लोगों को। दो बातें क्या ध्यान में रखना है, तो इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट क्या होता है, बराबर होता है। इक्विलिब्रियम पर चूंकि रेट बराबर हो गया, इसलिए प्रत्येक स्पेसीज का अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम, amount of every species present in reaction is constant। तो यहां पर अमाउंट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। अमाउंट वर्ड का मतलब क्या है, तो अमाउंट वर्ड का मतलब है या तो मास या मोल या कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग का अमाउंट से जो मतलब है ये आप लोग अलग से नेक्स्ट अभी लिख लेंगे हम लोग नोट्स में। अमाउंट ऑफ एवरी स्पेसीज मतलब मास ऑफ एवरी स्पेसीज, या मोल के टर्म से बोल दे मोल्स ऑफ एवरी स्पेसीज, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एवरी स्पेसीज, प्रत्येक स्पेसीज का अमाउंट, मास, मोल या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि रेट बराबर हो गया था। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे अभी, आप लोग उतारिए इतना। चलिए अभी जो हम लोग का एक टर्म आया था अमाउंट, उसके बारे में लिख दिया गया है। अमाउंट का मतलब किससे है, मास, मोल या कॉन्सेंट्रेशन से। तो याद रखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर हो जाता है। चूंकि रेट बराबर हो गया, इसलिए प्रत्येक स्पेसीज का अमाउंट मतलब मास, मोल या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक इन नेचर। ये पॉइंट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंठस्थ रखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम का नेचर स्टैटिक नहीं, क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर। तो ये डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या है, स्टैटिक वर्ड का मतलब तो रुका हुआ, डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या है समझिए। जैसे एक केमिकल रिएक्शन यहां पर दिखाया जाए, 2 अमोनिया ये डिकम्पोज कर 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस दिया जा रहा है। तो डायनेमिक वर्ड का मतलब समझिएगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पर ये नहीं सोचना है कि ये रिएक्शन रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है ना।
अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर भी चालू रहता है, दोनों डायरेक्शन से चालू रहता है, लेकिन इक्वल रेट से चालू रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, बल्कि वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है एट एन इक्वल रेट से। पढ़िए, इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन एट एन इक्वल रेट। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, वो रिएक्शन अभी भी चालू है, वो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, लेकिन रेट क्या है उसका, इक्वल है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे का कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले अब हम लोग को एक टर्म को समझना पड़ेगा, एक्टिव मास। बिना इस टर्म को समझे आगे का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि अब बार बार ये टर्म यूज में आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले अच्छे से समझते हैं एक्टिव मास बोला किसे जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस के पार्शल प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव मास वर्ड, ये टर्म समझना है तो बस एक वर्ड याद कर लीजिए, एक्टिव मास किसको कहते हैं। तो किसी सब्सटेंस, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एनी सब्सटेंस, उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर को कहते हैं। तो एक्टिव मास किसे बोला जाता है, तो किसी भी सब्सटेंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर को कहते हैं, पार्शल प्रेशर को कहते हैं। अब समझिए, ये तो हम लोग समझ गए कि एक्टिव मास बोला किसे जाता है, तो किसी भी सब्सटेंस के मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर को कहते हैं। एक एक कर आइए, गैस, लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस, यही तीन फिजिकल स्टेट में मिलेगा हम लोगों का। तो अगर गैस का केस आया तो बोलिए इसके लिए एक्टिव मास क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक्टिव मास दोनों लिख सकते हैं, दोनों चॉइस है भाई। गैस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी लिखा जा सकता है और पार्शल प्रेशर भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल सही। आइडियल गैस के केस में एक्टिव मास उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर जो भी चाहे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो भी डाटा दे दे। लेकिन अगर लिक्विड और सॉलिड की बात करें हम लोग, तो लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो भाई लिक्विड और सॉलिड के केस में प्रेशर तो हम लोग एक्सप्रेस कर नहीं सकते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड के केस में एक्टिव मास क्या लेकर चलेंगे, तो एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन को लेकर चलेंगे। या कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन फेज में है, या बोला जाए कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो कोई लिक्विड सॉल्यूशन है ना, लिक्विड सॉल्यूशन, या कोई स्पेसीज सॉल्यूशन में है, लिक्विड में है। तो अगर कोई स्पेसीज लिक्विड में है तो फिर उसका भी एक्टिव मास क्या लेकर चलेंगे हम लोग, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस के किसको बोला जाता है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर को बोलते हैं। गैस के केस में चॉइस है, दोनों ले सकते हैं। तो गैस के केस में एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शल प्रेशर दोनों ले सकते हैं। लेकिन लिक्विड और सॉलिड के केस में एक्टिव मास सिर्फ और सिर्फ किस में लेंगे, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे। या कोई स्पेसीज लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड में डिसॉल्व है, तो अगर कोई स्पेसीज लिक्विड में ही डिसॉल्व है तो उसका एक्टिव मास फिर किस में लेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में। दूसरा पॉइंट याद रखना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एक्सेस सॉल्वेंट, उसका भी एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेस सॉल्वेंट
का एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। तो ये जितने पॉइंट्स अभी हम लोग अभी बताया गया है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग को कंठस्थ कर कर ही आगे प्रोसीड करना है। चलिए, तो इन सारे पॉइंट्स को अब लिखा जाए। फर्स्ट, एक्टिव मास ऑफ एन ideal gas is taken as its molar concentration or partial pressure. Active mass of an ideal gas is taken as its molar concentration or partial pressure. Active mass of a species in liquid solution is taken as its molar concentration. Active mass of pure liquid and pure solid is constant. चलिए, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। एक्टिव मास ऑफ एन excess solvent. Active mass of an excess solvent is approximately constant. Active mass of an excess solvent is approximately constant.